नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर जिस तरीके से टीवीके को राज्यपाल ने वापस किया और सबसे बड़े दल के नेता होने के बावजूद उनको सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया, उसको लेकर अब एनडीए में ही दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है। एआईएडीएमके ने घोषणा कर दी है कि अब वो एनडीए से अलग होने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अगर एनडीए से वो अलग हो जाती है तो क्या कुछ इसके नतीजे निकलेंगे। हालांकि खबर ये भी चल रही है वहां पर कि सरकार गठन में के लिए डीएमके और एआईएडीएमके भी साथ आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं। पर गवर्नर का जो रोल है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। गवर्नर के रोल को लेकर वहां पर तमिलनाडु में और इसके पहले भी, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, 10-12 सीटें अगर कम हैं तो ये काम, ये बहुमत साबित करने का काम ये फ्लोर पर होता है, यानी विधानसभा के भीतर होता है। गवर्नर के सामने बहुमत साबित नहीं किया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आलोचना हो रही है गवर्नर के इस कदम की। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा मतदान के नतीजों के बाद जो शुरू हुई है वो अभी भी जारी है। कई लोगों की जान जा चुकी है और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता भी सवालों के घेरे में है। और चुनाव आयोग तो घेरे में है ही कि उसके पास पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, लेकिन किस तरीके से वो कानून व्यवस्था को देख रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बावजूद इसके वहां पर हिंसा हो रही है। और कई जगहों से अब ये भी खबरें आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच में आपस में झड़पें हो रही हैं, बहुत ही हिंसक झड़पें हो रही हैं। तो ताजा घटनाक्रम में क्या कुछ अभी हुआ है उसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है वो इस समय बदल रहा है तमिलनाडु में। और वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम बदलने की वजह यह है कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने का मौका राज्यपाल की ओर से नहीं दिया जा रहा है। हाँ समीर जी, वहाँ इस समय बंगाल से ज़्यादा कहा जाए कि हॉट सेंटर जो है वो तमिलनाडु हो गया है। और पूरे चुनाव में तमिलनाडु की ही चर्चा बहुत कम हुई, जबकि इसकी चर्चा भी उतनी ही होनी चाहिए थी जितनी बंगाल की हो रही थी। यहाँ भी एसआईआर के नाम पर बहुत गड़बड़ियाँ की गई और अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन पर्दे के पीछे से वो कामयाब करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब सूचना ये आ रही है समीर जी कि वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से उठापटक जारी है। टीवीके ने अपना दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का, 108 उनके हैं और कांग्रेस के साथ विधायकों के साथ संभावना ये जताई जा रही है कि सीपीआई और सीपीआईएम और वीसी के ये भी उनको समर्थन देंगे। दो सांसद उनके हैं और जो मुस्लिम लीग, हाँ विधायक उनके हैं, मुस्लिम लीग के भी उनको दे सकते हैं। तो ये चर्चा अभी चल रही है। सांसदों के समर्थन देने और वापस लेने वाली स्थिति नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से अब दो फाड़ एनडीए हो रहा है तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी दिखाई पड़ सकता है, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों पर। बिल्कुल इसका असर पड़ सकता है। और ये समझ में आने लगा है कि भाई एनडीए के जो बीजेपी के साथ रहेगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। एआईएडीएमके को समझ में आ गया कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं होती तो विजय का जो था इस तरीके से उभार नहीं होता और जो एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के प्रति थी उसका लाभ एआईएडीएमके को मिलता। तो इसीलिए उन्होंने तुरंत पहले तो जो है एआईएडीएमके ने बीजेपी से अपना समर्थन, मतलब अपना संबंध खत्म कर लिया है और गठबंधन से अलग हो गए। और अब चर्चा ये चल रही है कि डीएमके बाहर से समर्थन एआईएडीएमके को दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार एआईएडीएमके की नहीं बन रही है। तो अब जो सब कुछ है वो वहां तय करेंगी वो दो पार्टियां समीर जी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो खत्म हो गई। अब वो कौन है दो पार्टियां? वो है वाम मोर्चे की सीपीआई और सीपीआईएम, जिनके दो विधायक हैं, 4 विधायक उनके। अब ये 4 विधायक जो है वो तय करेंगे कि सरकार एआईएडीएमके की बनेगी कि टीवीके की बनेगी। तो यानी जब मरसिया पढ़ा जा रहा है कि वाम मोर्चा खत्म हो गया, कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई, तो तमिलनाडु में सरकार जो है वो उनके भरोसे ही बनती हुई दिखाई पड़ती है। वो जिसको भी करेंगे वो किंग मेकर बनकर आ गए। अगर वो कहीं सरकार नहीं बना पाए तो किंग मेकर की भूमिका, किंग नहीं बन पाए तो किंग मेकर वो बन गए हैं। और बहुत एक क्रूशियल स्टेट जो है वहां उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। हालांकि जो सीपीआई है उसने कल ही अपना बयान जारी कर दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और कहा था कि चूंकि जनादेश जो है वो टीवीके के लिए है तो इसलिए गवर्नर टीवीके को बुलाएं।
CPIM की नेता हैं सुभाषिनी अली, उनको हम लोग सुनेंगे अभी। वो भी कह रही हैं कि जनता ने जो है वो अपना मत वो TVK को दिया है, तो TVK को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। और अभी इस समय जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, CPI और CPIM दोनों की अलग अलग जो है स्टेट कमेटी की बैठकें चल रही हैं समीर जी इस समय तमिलनाडु में। जी बिल्कुल, तो तमिलनाडु में अलग अलग बैठकें चल रही हैं, वहां पर CPI और CPM की, और इस समय किंग मेकर की भूमिका में दोनों पार्टियां दिख रही हैं, यानी वामपंथी पार्टियां, जिनको अब ये कहा जा रहा था, और कहा इसलिए जा रहा था कि आखिरी जो उनकी राज्य में सरकार थी केरल में, वो सरकार भी चली गई, तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं किसी भी राज्य में वामपंथी दलों की सरकार नहीं है। लेकिन अचानक तमिलनाडु में वो किस तरह से किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वहां पर बैठकें चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एक संवैधानिक संकट की बात अमलेंदु जी, ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने की घोषणा से पश्चिम बंगाल में की जा रही थी। दरअसल वास्तविक संवैधानिक संकट दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु में, क्योंकि ये एक परंपरा है कि सबसे जो बड़ी पार्टी होती है उसके नेता को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए, या फिर वो दावा अगर पेश कर रहे हैं तो उनको 15 दिन का समय दिया जाता है, या जो भी समय राज्यपाल अलॉट करें कि वो अपना बहुमत सदन में पेश करें, सदन में साबित करें। लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि सदन तो अलग है, पहले आप मेरे सामने बहुमत साबित करिए, और ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। क्यों है, हम बड़े वकीलों से भी जानने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों का जो संविधान के मर्मज्ञ हैं, संविधान के मर्मज्ञ हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला BS बोम्मई वाले केस में आ चुका है कि बहुमत का जो वो है फैसला वो गवर्नर के यहाँ नहीं होगा, वो सदन फ्लोर के ऊपर अंदर होता है। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी कि अगर ये गवर्नर के यहाँ या राष्ट्रपति के यहाँ हो तो अटल बिहारी वाजपेयी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, कभी नहीं बन पाते। और समीर जी आपको याद होगा कि उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को बुला लिया था, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी को, और उसको लेकर जो था वो यूनाइटेड बड़ी आलोचना हुई थी, और यूनाइटेड फ्रंट काफी ज्यादा नाराज भी था, जबकि उस समय तो बहुमत का दावा जो था वो था उसके पक्ष में, यूनाइटेड फ्रंट के पक्ष में कांग्रेस समर्थन दे चुकी थी, तो ये था। उसके बाद उन्होंने बड़ी पार्टी को बुला लिया था, तो यहाँ तो वो बहुमत का दावा भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी भी ये दोनों हैं, और किसी दूसरे ने अभी तक बहुमत का दावा भी नहीं किया था। तो ये इस तरीके से करने की कोशिश की गई, और उसके पीछे से अब खेल होना शुरू हुआ है, यानी जो TVK है उसको रोकने के लिए अब BJP सक्रिय हो गई है, आप ये भी कह सकते हो। ये आरोप समीर जी ये मैं नहीं लगा रहा हूं, इसको लेकर जो मणिक्कम टैगोर हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया, वो भी हम देखेंगे, उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन जो खबर है वो ये है कि कल स्टालिन ने जो वहाँ CPIM के प्रदेश सचिव में P षणमुगम और CPI के प्रदेश सचिव M वीर पांडियन और VCA की नेता थोल थिरुमावलन को चर्चा के लिए अपने घर बुलाया, और कथित तौर पर उनसे कहा कि DMK सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन सहयोगी दल सरकार में शामिल होने के बारे में फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं, और AIADMK को DMK बाहर से समर्थन देगी। इस पर दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने यह कहते हुए मांगा कि शुक्रवार को होने वाली उनकी प्रदेश समिति की बैठकों में अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं जो थिरुमावलन वन हैं उन्होंने संकेत दिया कि वे कम्युनिस्टों के रुख का ही पालन करेंगे। तो यानी अगर दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां तय करती हैं कि TVK के साथ जाएंगे तो ये VC के जो है ये भी उनके ही साथ जाएगी, तो 6 विधायक जो हैं ये फिर और जुड़ जाएंगे, तो फिर BJP कांग्रेस पहले देखा तो ये जुड़ा रहेगा। इधर जो सांसद हैं पहले एक बार सुभाषिनी अली को सुन लेते हैं। CPM की नेता सुभाषिनी अली क्या कह रही हैं तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है और गवर्नर की भूमिका को लेकर खास तौर पर। मांगा, क्या आपकी पार्टी समर्थन देने जा रही है? हमारी पार्टी ने आज से नहीं पहले दिन से कहा है कि जो जनमत है वो विजय की पार्टी के पक्ष में है। सबसे ज़्यादा वोट शेयर, सबसे ज़्यादा सीट उनकी है, और अभी तक की ये परंपरा रही है कि गवर्नर उनको बुलाता है जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और उनको मौका देता है 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का भी दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को कि आप असेंबली इतने दिन में बुलाइए और असेंबली के अंदर अपने बहुमत को सिद्ध कीजिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं गवर्नर? इसमें लगता है कि वो भाजपा के इशारों पे ही चल रहे हैं। भाजपा किसी न किसी तेन का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के पूरे सरकार बनाने की प्रक्रिया में अपनी दखलंदाजी करना चाहती है। इसमें अभी जो सुनने में आया है कि DMK और अन्ना DMK भी सोच रहे हैं कि वो भी अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन CPI CPIM
और मेरे ख्याल से वीसी के भी इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये जनमत के साथ इंसाफ नहीं होगा और जनमत इनके पक्ष में है, विजय के पक्ष में है, तो गवर्नर को उनको ही बुलाना चाहिए। लेकिन आप लोग बात की सीपीआई, सीपीएम, वीसी के कह रही है कि गवर्नर को कि जनमत इनके पक्ष में बुलाना चाहिए, आप लोग समर्थन क्यों नहीं दे रहे? आप लोग ये क्यों नहीं दे रहे? ऐसा है, हम क्यों लिख के समर्थन दें? वो उनको बुलाएं, उनको समय दें, वो हाउस को फेस करें और उस समय हम लोग देखेंगे क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। हो सकता बाहर से हम समर्थन देंगे, हो सकता हम समर्थन नहीं देंगे। हमको लगता है कि जब इतना मतलब बहुमत के करीब कोई पार्टी होती है, जब उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो ज़्यादातर वो तमाम तरह का समर्थन जुटा करके अपने बहुमत को सिद्ध कर लेते हैं। दो ही मौके हैं जब ऐसा नहीं कोई कर पाया जो मेरे संज्ञान में, एक अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का सरकार का मामला और एक नीतीश कुमार का बिहार में। लेकिन यहाँ तो बहुत कम लोगों को उन्हें अपने साथ जोड़ना है, वो मेरे ख्याल से वो कर पाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमारा समर्थन देना या देना अभी तो उसका समय ही नहीं आया है। पहले आप इनको बुलाइए, तो इनको हाउस तो फेस करने दीजिए और इनको अपना बहुमत साबित करने दीजिए, ये सही तरीका है। तो बिल्कुल क्या तरीका है, क्या परंपरा है और नियम क्या कहता है कि आपको वहां पर बहुमत दल के नेता को बुलाना पड़ता है। क्योंकि भले ही लिखा हो संविधान में आर्टिकल 164 में कि राज्यपाल बनाते हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दें, हमको या आपको बना दे। वहां पर जो बहुमत दल का नेता होता है या जिससे उम्मीद हो कि ये इसके पास बहुमत है, उसको आमंत्रित करते हैं, उसका एक तरीका है। वही उदाहरण दे रही है सुभाषनी अली भी अमलेंदु जी, जो हम लोग कल से ही चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो अटल बिहारी वाजपेयी तो फिर बना ही नहीं पाते सरकार, कभी बहुमत ही नहीं था उनका। अटल बिहारी वाजपेयी कभी सरकार नहीं बनी। हाँ, जुगाड़ वाला बहुमत था। और उसके बाद देखिए जो कहा जाए निर्लज्जता क्या होती है कि उस 13 दिन की सरकार में मालूम था कि हम बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। एनरॉन जैसा फैसला था, बड़ा फैसला कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। यानी ये शुद्ध रूप से भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, जो कहा जाता है वो साबित कर दिया था उस 13 दिन की सरकार में। बहरहाल वो एक अलग मसला है। लेकिन समीर जी, जो कांग्रेस ने पहले ही जो था टीवीके को समर्थन दे दिया, इसके बारे में मणिक्कम टैगोर जो कांग्रेस के सांसद हैं, तमिलनाडु से ही आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट हम लोग देखते हैं, वो तमिल में ट्वीट है लेकिन उसका हिंदी आप बता सकते हैं। उन्होंने क्या हिंदी बताओ और कहा मणिक्कम टैगोर का बयान भी, उसको भी सुनाएंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, लिख रहे हैं कि दो द्रविड़ पार्टियां जन्म भर की दुश्मन वो रातों रात एक हो गई, तमिलनाडु की भलाई के लिए नहीं, धर्मनिरपेक्षता की खातिर, बल्कि सिर्फ एक आदमी को रोकने के लिए, विजय को। कांग्रेस ने यह साफ साफ देख लिया और बाहर निकल गई। आरएसएस बीजेपी की बी टीम के साथ मिलकर आप खुद को धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते। स्थिर सरकार का विचार महज एक राजनीतिक जुमला है जिसका इस्तेमाल दो डरी हुई पार्टियां अपनी सत्ता बचाने के लिए करती हैं। कांग्रेस ने पीछे हटकर बिल्कुल सही किया। क्या डीएमके आज आखिरकार अपना नकाब हटाएगी? गद्दार कौन है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। चूंकि यहां पर किस तरीके से जब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देने का फैसला किया तो डीएमके ने उसकी आलोचना की, चूंकि डीएमके कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में है। लेकिन मणिक्कम टैगोर का कहना है कि वहां पर जरूरी है कि जिसको वहां पर मिला हुआ है, बहुमत मिला हुआ है, जिस पार्टी को बहुमत भले न मिला हो लेकिन जनादेश मिला हुआ है, उसको सत्ता में आने से रोकने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए, इसलिए उसका समर्थन करना जरूरी है क्योंकि जनादेश उनके साथ है। हाँ बिल्कुल, जनादेश उसके साथ है और पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी की ये है कि तमिलनाडु में टीवीके की सरकार ना बनने पाए और ये दोनों द्रविड़ पार्टियां जो है एआईएडीएमके और डीएमके, इनकी सरकार बन जाए। एआईएडीएमके की सरकार बनती है तो बीजेपी की ही सरकार होगी। अब स्टालिन साहब जो चाहे बाहर से समर्थन दे रहे हो तो आप क्या टीवीके को रोकने के लिए बीजेपी को समर्थन दे देंगे? हाँ, एआईएडीएमके तो उनकी पुरानी सहयोगी लंबे समय से। ये पहली बार एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं, तीसरी बार छोड़ रहे हैं। जयललिता के समय में भी छोड़ दिया था एक बार, एनडीए छोड़ के यूपीए में आ गए थे, फिर चले गए एनडीए में, फिर अभी छोड़ के चले गए थे एनडीए को, उसके बाद फिर जो है आ गए अभी एनडीए में। वही बात कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर की ये तमिलनाडु की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता के लिए भी नहीं कर रहे हैं। ये अब एक आदमी को रोकने के लिए, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके लिए खतरा हो जाए, विजय को, उनको रोकने के लिए कर रहे हैं कि टीवीके की सरकार ना बनने पाए। और यही काम
भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्योंकि गवर्नर इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, उनके दावे को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। और टीवीके के आसपास भी कोई दूसरी पार्टी नहीं दिखाई पड़ रही है, आधे से भी कम पर दूसरी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, आधे से भी कम पे दूसरी पार्टियां समीर जी। और मतलब ये दोनों मिलके भी एक तरह से कहा जाए कि न माया मिली ना राम, और बेनकाब भी हो गए। तो यानी स्टालिन साहब जो हैं और AIADMK मिलकर बेनकाब भी होगा, फिर भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बीजेपी की हैसियत नहीं है कि समर्थन देके भी सरकार बनवा दे। जो तय करना है वो तय करना है CPI, CPM और VCK को। CPI, CPM जो तय करेंगे, VCK ने ऐलान कर दिया कि हम उन्हीं के साथ जाएंगे जो CPI, CPI तय करेंगे। CPI ने कल बाकायदा वक्तव्य जारी कर दिया कि हम जो है TVK के साथ जाएंगे, चूंकि जनादेश जो है वो TVK के लिए है। सुभाषनी अली को हमने सुनी लिया, वो भी कह रही है कि भाई ये गवर्नर जो इसको रोक रहा है, ये गवर्नर का काम नहीं है, इसको रोके। तो ये अब एक तरह से कहा जाए इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। चूंकि स्टालिन साहब को आगे का देखना है कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे। AIADMK बीजेपी के साथ जाकर बहुत चुकी है, तो अगर आप चले जाते हैं AIADMK के साथ भी, तो यानी आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो राज्य में आपको वैसे ही नुकसान होगा। तो दोनों को नुकसान होगा, AIADMK को भी और इसको भी। और विजय का ग्राफ अचानक ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अभी भाप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो समीर जी कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर, उसमें बहुत दम है। वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही भाप लिया था कि ये दोनों एक होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल हैं, कुछ चर्चा हुई होगी। और जिस तरीके से DMK ने कांग्रेस के साथ व्यवहार किया चुनाव से पहले, तो उसके बाद भी एक खलिश तो पैदा हो ही गई थी। लेकिन उस खलिश के साथ साथ जब विजय का इस तरीके से उभार हुआ, और आपको याद होगा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि जब विजय को अदालत से जीत मिली थी, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले उनको बधाई दी थी। तो यानी राहुल गांधी समझ रहे थे कि आगे क्या होने जा रहा है। तो ये तैयारी पहले से थी कि अगर कोई स्थिति आएगी तो हम जाएंगे। इधर जिस तरीके से DMK को खतरा लग रहा है, TVK को लेकर AIADMK को भी खतरा लग रहा है, तो अब जो दोनों प्रतिद्वंदी थे, सांप और न्योले थे, वो बाढ़ देखकर एक साथ हो गए कि बाढ़ आ रही है तो एक ही पेड़ पे चढ़ गए, सांप और न्योले, इस तरीके कह सकते हैं जो हमारे देहात में। हम लोग सुनते हैं उनको, मणिक्कम टैगोर को सुनेंगे भी। और इधर कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ वहां पर राज्यव्यापी एक प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहां पर आज प्रदर्शन हो भी रहे हैं। पहले सुन लेते हैं मणिक्कम टैगोर को, उसके बाद दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद TVK को उनके जो सरकार बनाने का जो उनका दावा है उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब मणिक्कम टैगोर को सुनते हैं पहले। India bloc, because other leaders like Akhilesh Yadav was saying that we will not we will be there with the alliance partners in every condition. He has tweeted the photographs of Mamata Banerjee and Stalin also. So how do we see this shape of India bloc now? Things are evolving fastly, and suddenly unexpected things are happening in Tamil Nadu. It has become like the Nitish Kumar story of Tamil Nadu, the Nitish Kumar version of Tamil Nadu now. BJP has started to take control of Tamil Nadu, and those people who said that we are out of control has come under the control of BJP, and ADMK has already surrendered, and DMK has been taken control by BJP. Let us wait and see, because governor is acting on that premises only. Governor is not calling the largest single party with 113 MLAs, and he's going to call the 47 MLAs block of the NDA, and they will make this drama that they are going out of NDA and others. That's all bogus thing. There is no NDA in Tamil Nadu because BJP is having only one MLA. At any cost, BJP, particularly Mr. Amit Shah, wants to stop Mr. Vijay from being the Chief Minister of Tamil Nadu, and Palaniswamy has been doing that exercise, and now DMK is also joining that. Last question is to you about the numbers, sir. 113 you are saying you are with Vijay and TVK, Congress and TVK together. So there are parties like VCK, like IUML, and like the IUML and the CPI also. What you urge to them now, right now? Now CPM and all other parties, CPI or तो ये वही बात कर रहे हैं हम लेंदु जी कि किस तरीके से यहाँ पर जो राज्यपाल का जो रोल है और वहाँ बड़ी पार्टी होने के बावजूद तो उसको नहीं वो कर रहे हो। दूसरी ओर DMK और AIADMK कैसे जिसको जनादेश मिला है उस पार्टी को बाहर रखने के लिए एक दूसरे के धुर विरोधी होने के बावजूद
मिलने को तैयार हो गए हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार मॉडल है वो तमिलनाडु में अमित शाह लागू करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और कांग्रेस ने इसको सही समय पर पहचान लिया कि ये मॉडल लागू करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है अब समझिए यहाँ नुकसान जो है डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को होगा। बीजेपी जितना रोकेगी अब टीवीके को सरकार बनाने से उतना ही उसका ग्राफ ऊपर बनेगा और सरकार तो नहीं चलेगी एआईडीएमके और डीएमके की भी। अगर बन भी जाती है तो नहीं चलेगी, पहले तो बन जाए, बनेगी नहीं, चूंकि जब तक ये सीपीआई और सीपीएम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बन सकती। तो ये जिसकी तरफ जाएंगे तो वो तो तय कर चुके हैं सीपीआई सीपीएम दोनों की, उनको किधर जाना है। उनकी बैठक चल रही है, अभी फैसला आ जाएगा, जारी भी हो जाएगा। कांग्रेस अपना समर्थन का पत्र दे ही चुकी है। तो इसलिए ये बनने तो टीवीके के ही आप डिले कर सकते हैं आप जी, लेकिन जितना आप डिले करेंगे उतना ज्यादा टीवीके का ग्राफ और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और डीएमके और एआईडीएमके के प्रति गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रति एक तरीके से कहा जाए समीजी नफरत का भाव है वो और बढ़ जाएगा। उस नफरत का खमियाजा कौन भुगतेंगे एआईडीएमके और डीएमके। जी बिल्कुल, वहां की जो एक दोनों द्रविड़ पार्टियां हैं जो इतने दशकों से वहां पर बारी बारी से शासन कर रही हैं, इन दोनों पार्टियों को नुकसान होगा और नुकसान इसलिए होगा कि वो बीजेपी के साथ मिलने को तैयार हो गई हैं अपनी सरकार बनाने के लिए और टीवीके जैसी नई पार्टी को रोकने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है एक बार देख लेते हैं। पूरे राज्य में यानी पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये एहतियातन इस तरीके से पूरी पुलिस व्यवस्था दिखाई पड़ रही है ताकि वहां पर कोई नेता न दिखाई पड़े, कोई कार्यकर्ता न दिखाई पड़े कि हाँ ये प्रोटेस्ट की। हालांकि है तस्वीरें, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, बिल्कुल वही मॉडल जो बीजेपी शासित राज्यों में अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी शासित राज्यों में अप्लाई किया जाता है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी आ गई है तो वो मतलब पिछले दरवाजे से आना चाहती है। तमिलनाडु में भी काशी संगमम करा के जो है समीर जी वो तो नहीं आया, लेकिन अब जो है ये दूसरी तरीके से संगमम कराया जा रहा है। एआईडीएमके और डीएमके का संगमम कराया जा रहा है। तो बीजेपी अब उसमें भी सफल नहीं हो पा रही है, काशी संगमम में भी सफल नहीं हो पाई और डीएमके एआईडीएमके संगमम में भी सफल होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। चूंकि दूसरा संगमम जो है वहां वो सीपीआई सीपीआईएम बीसीके और कांग्रेस और टीवीके का बनता चला जा रहा है। अच्छा, ये जो सीपीआई सीपीएम ने भी ये फैसला लिया अमलेंदु जी, पहले नहीं लिया, लेकिन जब वो देख रहे हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ आ सकते हैं तो फिर उनको ये लगा कि नहीं, ये तो इसका मतलब कि बीजेपी को ही मजबूत करने की कोशिश है और जो चाह रहे हैं वहां के गवर्नर वही लग रहा है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर चाह रही हैं, इसलिए टीवीके के साथ आना। जो आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का कोई भी दूसरा दल डीएमके के समर्थन में नहीं बोला, ममता बनर्जी के समर्थन में सब बोल रहे हैं। और जबकि घपला वहां भी हुआ है, 1 करोड़ वहां भी मतदाता 1 करोड़ नाम काटे गए हैं। स्टालिन की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 36,000 नाम काटे गए, लेकिन स्टालिन को इंडिया गठबंधन का समर्थन उस तरीके से नहीं मिल रहा जैसा ममता बनर्जी को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो रास्ता अपना लिया कि आप बीजेपी के साथ भी चले जा रहे हैं, जा सकते हैं। इसका मतलब आपने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। तो ये जिस तरीके से आपने अपनी विश्वसनीयता पर सवाल लगाया वही मलिकम टैगोर कह रहे हैं और यही अब वहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीपीआई सीपीएम तो अब एकदम खूब मुखर हो गए हैं कि किस तरीके से इधर जो गवर्नर का रोल है समीर जी, उसको लेकर कपिल सिब्बल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल उठाए और कहा, उन्होंने क्या कहा वो भी हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि शुरू में ही हमने कहा कि एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। सीधे सीधे गवर्नर को यह कतई अधिकार नहीं है कि वो वहां जो दावा है उसको नकार दें टीवीके का। यानी जो वहां पर टीवीके के नेता विजय गए थे मिलने गवर्नर से, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बहुमत लेकर आइए। तो क्या बहुमत लेकर आएंगे तो क्या विधायकों की आपके सामने परेड कराई जाएगी? ऐसा नहीं होता है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। संविधान में यही लिखा हुआ है कि वो बहुमत साबित करने की जगह विधानसभा होती है और संसद में लोकसभा होती है जब बहुमत साबित किया जाता है। तो क्या कुछ कह रहे हैं, वही बात सुभाषिनी अली भी कह रही है। इसीलिए उनका भी जो कहा जाए कि
लेफ्ट पार्टीज का जो एक उनके प्रति जो समर्थन की वजह है यही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय ये हो रहा है कि संविधान के जो प्रावधान है, संविधान की जो परंपरा है, उसको भी दरकिनार किया जा रहा है। अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, जो संविधान क्या कहता है इस बारे में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि यहां पर गवर्नर का रोल बहुत ही आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुन लेते हैं कपिल सिब्बल को क्या कह रहे हैं। I was hoping that by now the governor would have invited TVK to form the government. That's the norm, and I think the governor, Mr. Arlekar, must be knowing of the norm. But of course, when governors become agents of the BJP, they do the bidding of the BJP. And whatever the BJP wants, the governments will do. So if it comes to a bill passed by the legislature, the governments will not clear it. And in Bengal, now that BJP is in power, they will clear it. So at this moment, what is the situation? In a 234 Assembly House, 108 go to the TVK, 59 to the DMK, 47 to the Anna DMK, 5 to INC, 4 to PMK, 2 to IUML, and 2 to CPI. And the magic figure is 119. So clearly, as of today, TVK does not have a majority in the House. There is no doubt about that. I was reminded, this is something interesting. I was reminded of a famous cricketer called Jim Laker. Jim Laker is the highest off-spin or spin wicket taker in the world. He played a match against the Australians, I think, in 1958 and got 19 wickets in a test match, the highest ever. So Arlekar is trying to bowl a spin ball for the government. It is their Laker, not Jim Laker. And he is trying to ensure that somehow the Anna DMK and the DMK get together, and therefore TVK may not be able to form the government. But from what I hear from the newspapers, DMK have said that we're not going to join with any other party. So now the governor is clearly aware of what the situation is in Tamil Nadu, and he must follow the dictum of the Supreme Court and the recommendations of the Sarkaria Commission. Now, तो ये वही है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आदेश भी है बम्बई केस में, और इसके अलावा भी कि जगह जो होती है बहुमत साबित करने की, वो सदन के भीतर बहुमत साबित किया जाता है, गवर्नर के, राष्ट्रपति के घर के बाहर नहीं किया जाता है। लेकिन राज्यपाल ये चाह रहे हैं कि वो पूरा 119 विधायकों की लिस्ट उनके सामने ले आए, तब वो जाकर उनको करेंगे। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, टीवीके के पास 119 विधायकों का समर्थन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गवर्नर किस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं ये साफ दिखाई पड़ रहा है। यानी वो एक संवैधानिक पद पर है, पर वो एक राजनीतिक दल के फायदे के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं। गवर्नर्स पर पहले भी आरोप लगातार लगते रहे हैं, लेकिन ये तो एक अजीबोगरीब स्थिति है कि आप कोई पार्टी जीती है चुनाव, फिर भी आप उसको राज्यपाल, मतलब आप उसको डिले कर रहे हैं कि उसको हम शपथ लेने से कितना दूर कर सकते हैं, कितना हम उसको टरका सकते हैं, कितना हम उसको परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये कितना परेशान कर सकते हैं यही एक तरीके से है, और डिले करके कुछ संभावनाएं तलाशी जाए कि बीजेपी की सरकार बन जाए। अब बनाने को तो या उनकी भी उनके मतलब वाली सरकार बन जाए, सरकार बन जाए। हालांकि सोशल मीडिया पर तो खूब वो चल रहा है, सटायर भी चल रहा है कि गवर्नर बीजेपी को बुला के सरकार बनाने का न्योता दे दें और 5 साल में बहुत साबित करने का समय दे दें, तो बीजेपी ये करवा भी सकती है। समीर जी, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, इसको करवा भी सकती है बीजेपी, कुछ भी कर सकती है। तो जिस तरीके से बंगाल में खेल किया गया है, उसी तरीके से तमिलनाडु में खेल किया गया। अब तमिलनाडु में खेल फेल हो गया तो दूसरा खेल चालू हो गया।
तो तमिलनाडु तो बंगाल से ज्यादा हॉट जो है वो मामला इस समय एक तरह से दिखाया होता जा रहा है, क्योंकि वहां तो कामयाब हो गए ममता बनर्जी को हटाने में, कामयाब यहाँ स्टालिन को हटाने में भी हुए, लेकिन जो स्टालिन को हटाने में कामयाब हुए तो अपना आदमी बैठा पाने में कामयाब नहीं हुए, वो तीसरा आदमी आ गया और कांग्रेस ने लपक के तुरंत उसको समर्थन देने की घोषणा कर दी। बीजेपी को इतना मौका ही नहीं दिया कि कोई और वहां खेल होने पाए। तो ये गड़बड़ वहां आ गई है। प्रियांक खड़गे हैं समीर जी, जो कर्नाटक में मंत्री हैं, और वो भी गवर्नर की भूमिका को लेकर काफी कुछ बातें कह रहे हैं। उनको भी हम लोग जो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच जो चल रहा है कि वो समर्थन उनके दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे, उस पर डीएमके के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है इलंगोवन, वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई संभावना नहीं है, लेकिन खबरों में अगर ये बातें चल रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। जबकि समीर जी जो ई थम्बीदुरई उनके सांसद हैं, वो मीडिया में कह रहे हैं कि हाँ ये बात चल रही है और बहुत जल्दी जो है सरकार बनेगी। बहुत लंबे समय से एआईएडीएमके की सरकार लोग बनाना चाहते थे, अब वो समय बड़े शुभ दिन जो है बहुत समय के बाद आया है, बहुत समय के बाद आया है। तो ये आप देखते हैं पहले डीएमके के प्रवक्ता इलंगोवन क्या कह रहे हैं। The rise of Vijay and his TVK may spark what has been considered impossible over the last 50 years, an alliance between DMK and AIDMK. Is it possible, sir? I don't think it is possible because ADMK and DMK are the major enemies in Tamil Nadu politics. Somebody might come in between, but they will go. So I don't think it is possible. Sir, yesterday all MLAs, elected MLAs, gave power to outgoing CM M.K. Stalin to take whatever decision. How do you see it, sir? Because they are not going to form the cabinet. We, as an opposition party, how to act, how to work in the parliament, he will advise. That's all. तो ये तो संभावना बिल्कुल नहीं कह रहे, तो ये दोनों मतलब वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं बता रहे हैं, सीधे एनिमी दुश्मन बता रहे हैं। हाँ दुश्मन है, लेकिन सभी जैसे मैंने कहा ना कि बाढ़ आती है तो सांप और नेवला एक ही पेड़ पर चढ़ा जाते हैं जी। तो सांप और नेवले एक ही पेड़ पर चढ़े हुए टीवी की बाढ़ देख करके ये कहावत जो है, अच्छा ये कहावत क्या है बताओ। हम लोगों तो खुद देखा है समीर जी, जब बाढ़ की रिपोर्टिंग करने जाते थे अपनी शुरुआती पत्रकारिता के दौर में, तो देखते थे कि बाढ़ में रिपोर्टिंग करने आने एक ही पेड़ पर सांप भी और चूहा भी बैठा हुआ है, चूंकि देख रहे हैं कि दोनों मरेंगे, तो दोनों बच्चे बैठे हुए खामोशी के साथ बचने कम से कम एक पेड़ पे। तो यही स्थिति जो है वो आ गई है एआईडीएमके और डीएमके के सामने इस समय ये लग रहा है। लेकिन सबसे खराब जो समीर जी कहा जा सकता है वो रुख जो है वो इस समय डीएमके का नजर आ रहा है। बहुत ही जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल सुसाइडल जो है ये वो उसकी तरफ डीएमके बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है कि आप अपने एक नए उभरते हुए उसको रोक देंगे। अगर आप डीएमके आगे बढ़कर अगर समर्थन की घोषणा कर देती टीवीके को तो समीर जी डीएमके भी बचा रहता, और जब आप चाहते तब आप सरकार गिरा देते है ना, फिर चुनाव की परिस्थितियां बनती है, तब तक आप ठीक अपने को कर लेते। लेकिन आप एआईडीएमके के साथ जब चले जाएंगे उसके बाद फिर आप खत्म हो जाएंगे, जिसको आप अपना शत्रु कह रहे हैं। तो ये बहुत खराब स्थिति उनके साथ पैदा हो रही है। बिल्कुल, वहां पर ये डीएमके का अगर ये फैसला करती है, हालांकि उनके प्रवक्ता तो मना कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि डीएमके एआईडीएमके दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं या दोनों में से कोई एक दूसरे को समर्थन दे सकता है एआईडीएमके को, लेकिन दोनों के मिलने के बावजूद सरकार बनती दिखाई नहीं पड़ रही। यानी बहुमत का आंकड़ा राज्यपाल की निगाह में तो दोनों में से किसी को नहीं वो बुलाएंगे और उनके दावे को स्वीकार करेंगे। जब वो टीवीके के दावे को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, जिसके पास 108 विधायक हैं, तो फिर इनके दावे को कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, सीपीएम ने जो फैसला, यानी कम्युनिस्ट पार्टियां जो फैसला कर रही हैं और छोटी पार्टियां जो कर रही हैं, तो वो बिल्कुल स्पष्ट है कि टीवीके को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर डीएमके और एआईडीएमके इस तरह का फैसला कर लेते हैं तो राजनीतिक रूप से उनको बड़ा नुकसान तमिलनाडु में हो सकता है। बहरहाल क्या कुछ होगा, लेकिन गवर्नर का रोल भी अमलेंदु जी बहुत चर्चा में है, खासा चर्चा में है। ऐसी स्थिति में गवर्नर को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि आप कितने निष्पक्ष हैं या आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। प्रियांक खड़गे कर्नाटक में मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं वहां पर तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, जो राजनीतिक परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, उस पर उन्होंने अपना बयान दिया। एक बार सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। See, it is the responsibility of the governor to follow the due constitutional process. If the largest party is claiming to have the numbers, they should allow him to prove the numbers on the floor of the house, not in the floor of the governor's house, on the floor of the legislative house. And I think anybody who is claiming to have the numbers should be given that opportunity. If they fail, that is different. Then nobody gets to form the government. But at whose behest is the governor acting?
Why are governors' offices becoming BJP and RSS offices? They have a constitutional duty towards the democratic processes of the country, and I sincerely urge the governor to follow them. Governor says that he is following the constitution or the norms which are set. Which governor in the history of India has told, give me 118 signatures, then I can call for this thing? How come in Maharashtra, Mr. Fadnavis was sworn in at 5 a.m.? How come in Karnataka, Mr. Yediyurappa was made the CM without proving the strength on the floor of the house? How many instances do you want where in the last 13 years, the governor has flouted the rules, the governor's office have become BJP offices? Earlier it was said that DMK and AIDMK are in talks. It was a kind of rumor or a planted story, but now evidence. How can I comment on planted stories? I haven't seen the evidence. You only said it was a planted story. It was said that it was a planted story. So I don't know. I can't comment on anything that somebody says. If there is authentic information, I can speak about it. There are certain indications. Indications I don't know. I can't comment on that. But anyway, AIDMK has made. तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है तमिलनाडु में? इस समय एक बिल्कुल जो कहा अमलेंदु जी ने कि हॉट सेंटर बना हुआ है राजनीति का, और वहाँ ये हॉट सेंटर इसलिए बना है कि पहली बात तो गवर्नर साहब की भूमिका, और दूसरी बात ये कि वहाँ कैसे डीएमके और एआईएडीएमके दोनों साथ मिलने की तैयारी कर रहे हैं टीवीके को सरकार में आने से रोकने के लिए। हालांकि उनके पास दोनों मिलाकर भी इतनी संख्या नहीं है कि वो बहुमत पा सके, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये कोशिश करते हैं तो क्या कुछ होगा। पर टीवीके के लिए राहत की खबर यह है कि कांग्रेस के अलावा उनको वामपंथी पार्टियां भी समर्थन देने जा रही हैं, उस पर वो बैठक कर रही हैं, और इसके अलावा भी वहां पर कुछ छोटी पार्टियां उनके समर्थन में। तो कुल मिलाकर गवर्नर साहब अगर कहेंगे कि आप सारी लिस्ट लेकर आइए, तो अब टीवीके के पास, विजय के पास तैयार है अमलेंदु जी की वो लेकर पहुंच जाएंगे। फिर क्या करेंगे गवर्नर साहब? फिर गवर्नर साहब क्या करेंगे? और जो प्रियांक खड़गे कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस को आपने सुबह 5 बजे आपने शपथ दिला दी थी, लेके गए थे क्या कि हमारे पास इतना समर्थन है कि नहीं है? तो ये सवाल पूछे। लेकिन समीर जी, डीएमके को एक बात ध्यान रखना चाहिए, और आपको भी याद होगा कि जिस समय केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और डीएमके केंद्र में शामिल थी, करुणानिधि को डंडा डोली करके पुलिस से उठवाया था जयललिता ने। जयललिता मुख्यमंत्री थी वहां उस समय। बिल्कुल। तो वो दृश्य जो है वो याद रखिए। हालांकि डीएमके के प्रवक्ता इलंगोवान कह रहे हैं कि हम एनिमी, वी आर एनिमीज, तो लेकिन वो शत्रुता ध्यान रखनी चाहिए। होली नहीं आ गई है कि होली पे दुश्मनी भूल के हो जाएं आप, है ना? वैसे भी वहां मेरे ख्याल से होली नहीं खेली जाती है, तो होली नहीं आ गई कि दुश्मनी भूल के एक हो जाएं। तो ये दुश्मनी जो है उसको बरकरार रखिए, वरना बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल, दोनों पार्टियों को वहां पर बताया जा रहा है कि नुकसान होने की हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ होता है। राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं, और कई बार छोटी मोटी गलतियां बाद में कितनी भारी पड़ती हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है, और अक्सर होता है, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। अगर दोनों पार्टियां मिलने का फैसला करती हैं, हालांकि वो फैसला करती भी हैं, तब भी अभी जो स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं उसमें टीवीके के पास बहुमत साफ दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल इधर आते हैं पश्चिम बंगाल में। हिंसा लगातार जारी है, और 4 मई के बाद से ही, यानी मतगणना जब चल रही थी उसी दौरान, उसी समय से हिंसा शुरू हुई, अब तक जारी है। कई लोगों की जान जा चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस वहां लाखों की संख्या में तैनात हैं, बावजूद इसके वहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। और अब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। कल नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी होगा। मुख्यमंत्री बनेगा कौन ये अभी नहीं पता लगा है, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख और जगह निश्चित हो जाती है बीजेपी में, वो चीजें निश्चित हो गई हैं। शपथ कौन लेगा ये पता नहीं है, और हिंसा वहां पर लगातार चल रही है। हिंसा के अलावा जिस तरह से वहां की जो तस्वीरें आ रही हैं अमलेंदु जी, वो तो बहुत हैरान करने वाली है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कैसे दूसरी जगहों पर बाहर उनका पीछा किया जा रहा है, और उनको कैसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने कल एक ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने जो जहाज से आ रही थी, दिल्ली आ रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि कैसे बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो वहां पहुंचे, और क्या कुछ उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, उसको पूरा उन्होंने एक उस विजुअल के साथ ट्वीट किया है। एक बार देख लेते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है, और अगर विजुअल भी हम देख सकेंगे तो हम उसको आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा जो लिख रही हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है।
और क्या इसी में किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हमने आई इग्नोर्ड इट एंड वेंट टू माई मीटिंग। जी हाँ, इसको इग्नोर किया, हाँ, अपने मीटिंग में चली गई। लेकिन जब लोगों ने इसको मेरे वीडियो को फॉरवर्ड किया, जिसको संघी जो थे वो वायरल कर रहे थे, हाँ, तब क्या मैंने जो था वो इंडिगो को कहा, और तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझको एक मतलब फॉर्मल कंप्लेंट दें, जो मैंने उनको फॉर्मल कंप्लेंट भेज दी है। वो कंप्लेंट इंडिगो की फ्लाइट पर थी, और ये अगर इसके विजुअल भी हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ है, देख सकते हैं कि महुआ मोइत्रा जब वहां पर जहाज में बैठ रही हैं तो वहां किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उनके साथ क्या कुछ करते हैं, जबकि एयरपोर्ट में वहां पर पूरी सुरक्षा होती है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद अगर ये इस तरीके से वहां कर सकते हैं। बहरहाल यहां तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी से मिलने के लिए कल अखिलेश यादव पहुंचे और कहा उन्होंने कि हम एकजुट हैं, साथ हैं, और बीजेपी वहां सभी राज्यों में इस तरह से कर रही है जो कुछ पश्चिम बंगाल में किया गया है। पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो गई थी, रिहर्सल उसका उत्तर प्रदेश में हुआ था और फिर बड़े पैमाने पर बिहार में हुआ और पश्चिम बंगाल में उसको जमकर लागू किया गया। तो सुनते हैं अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा क्या। मैं अभी आर्यन दीदी से मिलकर के आया हूँ, अभिषेक जी मेरे साथ। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती, और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। तो बीजेपी ने ट्रायल किया इसका उपचुनाव में। अमलेंदु जी, ये कुंदरकी और रामपुर की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और दिखाई पड़ा वहां की जहां जो बीजेपी को 14-15% वोट मिलते थे, उस बीजेपी ने वहां पर कैसे सीट निकाल ली। हाँ, वहां सीट निकाल ली, और उसके अखिलेश यादव ने तस्वीरें दिखाई थी, इसी बाइट में भी वो तस्वीरें दिखाते वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब तस्वीर दिखाई, उनका ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, ये वहीं की हैं। तो ये अखिलेश यादव ने दिखाई। लेकिन समीर जी, वहां जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल चल रहा है, चुनाव के समय तक तो शुभेंदु अधिकारी आगे दिखाई पड़ रहे थे। अभी भी कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से पहुंचे, पार्टी दफ्तर बड़े चिपच के गले मिले हैं। हाँ, शाम को वहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर गए हैं। अब अमित शाह अगर पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे समीर जी, तो इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी नहीं बन रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यही बात मनोज झा भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी उन्होंने पर्ची से निकाला, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पर्ची से ही निकाला। पर्ची से ही निकालेंगे, शुभेंदु अधिकारी नहीं बनेंगे। और सबसे हो सकता है पर्ची में ही निकल जाए शुभेंदु। हाँ, शुभेंदु अधिकारी पर्ची में निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन पर्ची तो वहां से लिख के आती है ना पहले से। पर्ची भी निकालने का तरीका क्या होता है समीर जी, कि एक ही नाम की 5 पर्चियां रख दी कि एक पर्ची उठानी है आपको। अब समीर जी के नाम की 5 पर्चियां रखी हुई, तो कोई सी पर्ची उठाओ कि खुले निकलेंगे तो समीर जी। तो वही है, तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन अमलेंदु जी, मुश्किल इसलिए भी लग रहा है, इधर जो शुभेंदु अधिकारी अचानक चर्चा में आ गए, इस हिंसा के दौरान उनके एक निजी सचिव को मार दिया गया और उनकी मौत को लेकर आरोप लगे हैं तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन तृणमूल कांग्रेस कह रही कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, पर बीजेपी इसकी मांग नहीं कर रही, खुद शुभेंदु अधिकारी नहीं मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। और खबरें ये आ रही कि उनके पिछले कुछ सालों में उनके कई निजी सचिव की जान जा चुकी है। बिल्कुल कई निजी सचिव की जान चुकी है। चौथे थे, ऐसी परिस्थिति में चौथे थे ये। और अभी तो मैं कह रहा है कि साहब वो ममता बनर्जी को मैंने हराया तो इसलिए उनकी जान ले ली गई, तो भाई बाकी 3 की क्यों जान ले ली गई?
तो ये भी सवाल है। बहरहाल वो उनका अपना काम है, क्या नहीं है, लेकिन बीजेपी इसकी मांग क्यों नहीं कर रही है सीबीआई जांच की, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में, इसको भी लेकर सवाल उठाए। लेकिन समीर जी, इस समय तमिलनाडु से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि एआईडीएमके ने अभी तक एनडीए से नाता तोड़ा नहीं है, उस पर विचार कर रही है। यानी पहले ही डीएमके को जो है वो बेनकाब करवा दिया और अभी भी नाता तोड़ा नहीं है। तो अगर संभावना नहीं होगी तो इसका मतलब नाता नहीं तोड़ेंगे, तो डीएमके खाम में बेनकाब हो गई। तो ये एक तरह से कहा जाए जो डीएमके ने जो है वो अपनी राजनीतिक जो एक तरह से कहा जाए वो डेथ वारंट पे खुद ही दस्तखत कर दिए। बहरहाल हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल पे। मनोज झा को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं कि कैसे आज जब विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम कैसे फाइनल होगा, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये बीजेपी की कार्यशैली, उसकी संस्कृति क्या है। सुन लेते हैं मनोज झा को, आरजेडी के सांसद है। नहीं, कोई कॉमन ट्रेंड तो है नहीं बीजेपी का। अगर मैं देखूं, जैसे हमारे बिहार में उन्होंने चुना तो अपने किसी पुराने को नहीं चुना, जिनका रिलेटिवली कम वर्ष उनके साथ बीता उनको चुना। कमोबेश असम में 15 में आए व्यक्ति 21 में चुने गए। बंगाल में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं स्पेकुलेटिव कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कुल मिला के ये मानना है कि जो भी सरकार आए वो उन सरोकारों पर काम करे जो इंसान की थाली, उसका पड़ोस, उसकी जीवन को इफेक्ट करता है। सर, कल अखिलेश से मिले थे और उन्होंने एक मिल करके ये कहा कि हम सब साथ हैं, आप इंडिया ब्लॉक का एक एक पार्टी जो है आपके साथ खड़ी है। आरजेडी का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल आरजेडी तो कंसिस्टेंट है। मैं समझता हूं तेजस्वी जी तो प्रचार में भी गए थे वेस्ट बंगाल में और कई सीटों पर, तो जाहिर तौर पर प्रतिबद्धता में हमारी परीक्षा तो कभी नहीं हो सकती। हम लगातार हैं और एक चुनाव हार जाना, 2 चुनाव हार जाने से कोई व्यवस्था टूट जाए ऐसा भी नहीं होता है। अभी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं देश के समक्ष और उन चुनौतियों का सामना साझा स्वरूप से करना होगा। एक विकल्प, प्रगतिशील विकल्प लोगों को देना होगा। तो वहां पर कोई उनका ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये एक बात महत्वपूर्ण बता रहे हैं अमलेंदु जी कि अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं बनाएंगे, जो नए दूसरी पार्टियों से घूम फिर कर आए हैं उनको बनाएंगे। इसमें भी शुभेंदु अधिकारी हैं अभी दावेदार, लेकिन उनसे भी ज्यादा बड़ा दावेदार हो सकता है जो बिल्कुल ताजा तरीन आया हो, है और थोड़ा सम्राट चौधरी जैसा भी हो कुछ। ये भी उसका रिकॉर्ड भी देखा जा रहा होगा। हाँ, सम्राट चौधरी जैसा हो। और चर्चा तो स्वप्नदास गुप्ता की भी चल रही थी, लेकिन स्वप्नदास गुप्ता चूंकि पत्रकार रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, तो इसलिए उनका नंबर नहीं आएगा। हाँ, तो फिट नहीं बैठेंगे। पढ़े लिखे की कोई आवश्यकता नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए होगा, उसकी आवश्यकता है। तो ऐसा ही ये कहा तो हमको याद आ रहा है, कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बिहार में अमलेंदु जी, और वहां पर वहां जो मंत्री लोग बने हैं उनकी फिर चर्चा हो रही है, और उनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है निशांत कुमार की। निशांत कुमार की सबसे ज्यादा हो रही है कि 1925 में जो थे उनको कितनी सीटें मिली थी। उन्होंने बताया कि 1925 में जेडीयू को 200 सीटें दी है बिहार ने। बिहार ने 200 सीटें दी है उनको 1925 में। वायरल हो रहा है। हाँ, तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब वो स्वास्थ्य मंत्रालय के भी सही हकदार हैं और नीतीश कुमार के वारिस भी सही हैं। ये चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही है। वो बिहार का मसला। लेकिन यहाँ समीर जी, स्वप्नदास गुप्ता का भी नाम चल रहा है। वो पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, चूंकि पढ़े लिखे आदमी इसलिए नहीं बनेंगे। तो ये जो है, चूंकि मोदी जी को हार्वर्ड पसंद नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी पसंद नहीं है मोदी जी को। हार्वर्ड तो छोड़िए, अब तो जाधवपुर विश्वविद्यालय पे भी खतरा आ गया है, क्योंकि वो भी जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ तो सब क्या होते हैं, अर्बन नक्सल टाइप का कुछ बता दिया। हाँ, अर्बन नक्सल बता दिया था। विश्वविद्यालय पता नहीं रहेगा कि नहीं हाँ, नहीं रहेगा, पता नहीं, हो सकता वहाँ बुलडोजर चल जाए उस पर भी। टीएमसी के दफ्तर पे और मार्केट पे तो बुलडोजर चला ही दिया है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन समीर जी, चर्चा ये है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मोदी जी को बधाई दे दी काय बात की, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने की। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने की बधाई दी, तो पहले तो लेकिन सभी डोनाल्ड ट्रंप जान रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल भारत का ही राज्य है, कुछ और तो नहीं समझ रहे हैं वो। नहीं, हो सकता है ईरान में समझ रहे हो कि ईरान में मोदी जी ने कोई जो है द्वीप जीत लिया है, वो समझ रहे होंगे। वो भी डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए है। वो अमेरिका से एमए है, ये भारत से एमए है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। तो दोनों जो है वो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं दोनों, तो कोई कुछ भी समझ सकता है। लेकिन कल समीर जी, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में जो हुआ, आप समझ सकते हैं कि फ्लाइट में चलने वाला जो है हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी तो नहीं है समीर जी।
तो नफरत और हिंसा किस तरीके से जो हमारा मध्य वर्ग है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो भर चुकी है, ये बहुत खतरनाक संकेत है। सवाल ये नहीं कि महुआ मोहित्रा के साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, कौन जीता, क्या आ रहा, आप पूरे के पूरे समाज को किस तरीके से हिंसक और अभद्र बनाते चले जा रहे हैं। यानी पूरा देश को आप जो है मोदी जी के स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इतने निचले स्तर पर। तो ये जो करना चाहते हैं उस वीडियो को महुआ मोहित्रा ने खुद ही उसको ट्वीट किया है और उस विजुअल में ये पता लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। कैसे राजनीतिक पार्टी, आपने चुनाव हारा जीता अलग मसला है, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ आपका व्यवहार किस तरह, बहुत ही अभद्र तरीके के वीडियोस ममता बनर्जी को दिखाते हुए आए हैं अमलेंदु जी, और क्या ही कहा जाए, और बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको शेयर किया है। बहरहाल इस वीडियो को देखते हैं कि जो महुआ मोहित्रा ने किया और ये उनके साथ ये बदसलूकी की गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से। भाई बचाओ तृणमूलेर सब चोर, चोर चोर तृणमूलेर सब चोर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृषि चोर भाई बचाओ तृणमूलेर सब चोर। तो ये सब उनको घेर कर किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, और ये फ्लाइट के जहाज के अंदर का ये दृश्य है। प्राइवेट जहाज है, इंडिगो की फ्लाइट है, ये सारे लोग कैसे उसमें आ रहे हैं, घुस रहे हैं, क्या सारे लोग वहाँ के पैसेंजर हैं। अब ये सब चीज़ें तो जब जांच होगी तब बताया जाएगा, लेकिन कंप्लेंट महुआ मोहित्रा ने लिखित रूप में कर दी है इंडिगो को, जिस फ्लाइट से वो जा रही थी। और जो अमलेंदु जी अभी बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल जीतने के लिए, तो उस बधाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, शिवसेना के सांसद हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और कई मामलों पे बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं और कमेंट करते हैं। वो लिख रहे हैं कि प्रिय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते। भारत से संसद सदस्य के तौर पर मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपकी बधाई की खबरों के जवाब में ये पत्र लिख रहा हूँ। ये राज्य स्तरीय चुनाव है जो भारत के संघीय लोकतंत्र का एक आंतरिक मामला है। इस पर किसी भी बाहरी समर्थन की बात करना जल्दबाजी और अनुचित लगता है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। कई शिकायतों में डर, धमकाने और व्यवस्थागत दबाव के माहौल का आरोप लगाया गया है। आम धारणा यह है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होकर काम नहीं किया और उसका कामकाज बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ लगा, जिससे संस्थागत निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उतनी ही परेशान करने वाली बात केंद्रीय बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती को लेकर लगाए गए आरोप हैं, जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि इससे विश्वास पैदा होने की बजाय जबरदस्ती का माहौल बना। ममता बनर्जी सहित वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंताएं जताई हैं। ये चिंताएं एक व्यापक बेचैनी को दर्शाती हैं और जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में लिख रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपके जोर को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मामले पर अधिक जानकारी पूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई क्या करेंगे, अब उनके चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, तो अगर खबरों में आ रहा है कि वहां पर जीते हैं तो उनको बधाई दे रहे हैं, तो ये तो अपना एक तरीके से जो उनका एहसान है उनके ऊपर उसको अदा कर रहे हैं। लेकिन सुन लेते हैं इस पर जब सवाल पूछा गया। ये खबर समीजी, चूंकि मैंने भी तलाशा तो मिली नहीं मुझे कि मतलब ट्रंप ने कहीं किया हो, लेकिन हो सकता है भाई भक्तगण हैं वो खबरें चला रहे हो, तो अब सुन सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो संजय राउत को सुनते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये पत्र लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्यों लिखा है, उसका वो जवाब दे रहे हैं। एक तो ये खबर झूठी है या व्हाइट हाउस ने गलत जानकारी के ऊपर बधाई दी है। मुझे लगता है खबर झूठ फैलाई है। ये हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का इंटरनल मैटर है। एक कल ग्राम पंचायत चुनाव में मोदी जीतेगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप या मैक्रॉन और ये सब लोग स्टारमर ये मोदी को बधाई देंगे। बीजेपी वाले को, आईटी सेल को समझना चाहिए उनको। सबसे पहले अमेरिका एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी है। भारत में क्या चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, ये पूरे विश्व को पता है, लेकिन मजबूरी भी है। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी बार बार इस बारे में अपनी बात रखते आए हैं। इसलिए मैंने सिर्फ
मेरा कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के बावजूद कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट करे। इस देश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या खेल चल रहा है, ये विश्व को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ लिया और कुछ उसका ऊपर कम नहीं। मेरा कर्तव्य मैंने किया, देश के लाखों करोड़ों लोगों ने ये करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राज्य के चुनाव, कोई पार्टी जीत जाती है किसी देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके पास कितने काम पड़े हैं। वो हॉर्मुज़ की समुद्र धुनी को खोलना है, उनके सामने बड़ा ईरान और इजराइल का युद्ध में उनको ध्यान देना है। हाँ, बहुत सी बातें हैं। तो वेस्ट बंगाल में मोदी जीत गया, यहाँ वो जीत गया, उसके ऊपर वो बधाई देगा। ये बीजेपी वाले मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर अपॉर्चुनिटी तो कह रहे हैं, संजय राउत भी कह रहे हैं अमलेंदु जी कि ये गलत खबर है, लेकिन अगर इसको फैलाई गई है तो हमको उनको करेक्ट करना हमारा दायित्व है और ये सब नागरिकों को करना चाहिए। सबको करना चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों को करना चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का भर देना चाहिए ट्विटर और तो सोशल जो है कि भाई ये फर्जी खबर जो है यहाँ का इनका IT सेल फैला रहा है और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो भाई जिस तरीके का IT सेल कारनामे कर रहा है तो उसका जवाब जो है एंटीडोट जो है वो संजय राउत मतलब बता रहे हैं, उसका सुझाव दे रहे हैं कि एंटीडोट इनका ये है। बहरहाल समीर जी, एंटीडोट तो जो है वो है, लेकिन निश्चित तौर पर बंगाल और तमिलनाडु दोनों में जो कुछ हो रहा है वो आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसके विषय में जनता को और देश को बहुत सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर अभी भी पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हिंसक भिड़ंत की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वहाँ पर हिंसा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, इन सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी किसकी है। लाखों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ तैनात किए गए हैं, तो क्या सिर्फ देखने के लिए? और वास्तव में वो देख रहे हैं, क्योंकि कई विजुअल ऐसे आए हैं कि लोग पत्थर फेंक रहे हैं, किसी को मार रहे हैं और सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, CRPF के जो जवान हैं, वो वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या उनको इसी तरह से खामोश रहने की वहाँ पर आदेश दिए गए हैं या फिर क्या कुछ है? बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल इस बीच वहां पर आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक हो रही है शाम को 4 बजे और उसमें तय होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन लेगा कल शपथ। 9 तारीख को यानी कल वो शपथ ग्रहण समारोह है। अमित शाह पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल। शुभेंदु अधिकारी के नाम की चर्चाएं खूब हैं। अब देखना है कि शुभेंदु अधिकारी बनते हैं या फिर कोई, जैसा मनोज झा कह रहे थे कि पर्ची से कोई नाम निकालकर बनाया जाएगा। लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा इस समय टिकी हैं तमिलनाडु पर। गवर्नर वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता को भी आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, उनके दावे को नकार रहे हैं। लेकिन वहां क्या कुछ हो रहा है, जो बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट होता दिखाई पड़ रहा है, वो DMK और AIADMK के साथ आने की स्थितियां बनती दिख रही हैं। रहेगी इन सब पर हमारी नज़र, क्या कुछ हो रहा है इन सारी जगहों पर। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।